हाँ, 11th क्लास, वेलकम। हम्म, और बच्चों चैप्टर तो वही है, डायमेंशनल एनालिसिस, और लेक्चर नंबर है 7। ठीक है। मैंने बताया ही था डायमेंशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। उनमें एक एप्लीकेशन ए मैं पढ़ा चुका हूँ। ये तो बी है, ए तो पढ़ा चुका हूँ। ए में क्या था? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन, यानी पता करना, जांच करके पता करना कोई फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक है। आज बेटे हम इसका एप्लीकेशन बी ले रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत मजा आएगा, इसको सीखिए। आज मैं इस पर बेस्ड 2-3 सवाल कराऊंगा और फिर आपको होमवर्क भी थोड़ा सा दूंगा। तो देखो, जो है बी, उसमें क्या करना है जरा देखो ध्यान से। टू डेराइव ए फॉर्मूला फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप खुद फॉर्मूला डेराइव करेंगे। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल साइंटिस्ट बनने के रास्ते पे आपको ला दिया गया। यानी आपको कोई भी क्वांटिटी के लिए खुद फॉर्मूला आप बना सकते हैं साइंटिस्ट की तरह। और तो आप कहेंगे फिर साइंटिस्ट क्या करता है, सारे फॉर्मूले तो सर हम खुद ही बना लेंगे। हाँ, उसमें ना बेटा बस एक छोटी सी परेशानी रह जाती है। फॉर्मूले में कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके ही पता चल सकती है कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो कांस्टेंट की वैल्यू तो हम इसमें नहीं बता पाते हैं, बाकी पूरा फॉर्मूला हम डिजाइन कर देते हैं। ठीक है। तो देखो, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला पहले डिजाइन करके दिखा रहा हूं, इसको देखो। ठीक है। तो देखो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं, बी केयरफुल, शुरू कर रहे हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए लेट द टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। मान लीजिए बेटे, मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना चाहता हूं और मैंने लिखा टाइम पीरियड इन चीजों पे डिपेंड करता है। मान लीजिए नंबर 1 मुझे लग रहा है, एक तो मास पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉब, यानी स्मॉल एम पर। सेकंड मुझे लग रहा है ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द थ्रेड पर, लेंथ ऑफ द थ्रेड, यानी धागे की लंबाई पर। थर्ड बेटे मुझे लग रहा है ये डिपेंड करेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। पहले बताओ, सिंपल पेंडुलम जानते हो? देखो, जैसे ये है, ये धागे से एक बॉब लटका दिया जाता है, फिर इसको जरा सा डिस्टर्ब करके रिलीज कर दिया जाता है, तो ये बॉब इस तरह से मोशन करता है। और एक चक्कर लगाने में जो समय लेता है यहां से यहां जाना और लौट के आना, इसे टाइम पीरियड कहते हैं, है ना। और ये धागे की लंबाई है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझते ही हो, और ये मास है। तो ये मैंने माना कि इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं बनाऊं। ठीक। ओके। अब मुझे एग्जैक्टली भी नहीं पता मास पे डिपेंड कर भी रहा है या नहीं, ये तो मैंने एक थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे कि कर सकता है। एल पर डिपेंड कर रहा है, जी पर कर रहा है, तो मुझे अंदाजे से मैंने 3 क्वांटिटीज मानी। अब देखो इसकी खूबसूरती क्या है इस डेरिवेशन में। अगर डिपेंड नहीं कर रहा होगा ना, तो उसकी पावर 0 आ जाएगी, यानी उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखो बेटा, मैं इसको जरा करके अब आपको दिखा रहा हूँ, केयरफुली देखो। सॉल्यूशन है, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा ही मजा आएगा सोचने में। सॉल्यूशन, तो टाइम पीरियड डिपेंड करने को कहते हैं प्रोपोर्शनल। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, यानी टाइम पीरियड डिपेंड्स, किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो मास पर, एक लेंथ पर, और एक जी पर। तो तीनों के नाम लिख दिए।
टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, यानी टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉब पर, लेंथ ऑफ द थ्रेड पर, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। अब कोई बच्चा कहेगा सर क्या जरूरी है इनकी पावर्स वगैरह कितनी है? हो सकता है कोई चीज अंडर रूट में हो, कोई न्यूमिनेटर में हो, कोई डिनोमिनेटर में हो। तो मैंने माना इसकी पावर है ए, इसकी पावर है बी, इसकी पावर है सी। ये खुद ही आपको माननी है हर बार। अब ए बी सी की वैल्यू हम अभी निकालेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाएं तो क्या आता है? कांस्टेंट। याद कर लो, मालूम भी होगा। किसका निशान हटाओगे? प्रोपोर्शनैलिटी का। और इक्वल टू का निशान आएगा, साथ में कांस्टेंट आता है के। एम की पावर ए, एल की पावर बी, और जी की पावर सी। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। के कांस्टेंट है, कहां से आया? प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाया है तो ये इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट आएगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ की डायमेंशन लिखते हैं। अब मैं पेज बदल के दोनों तरफ की डायमेंशन लिखूंगा। नाम याद कर लिए हैं? टी है, एम है, एल है और जी है। डायमेंशन याद है? चलो लिखो। चलो अगले पेज से बताओ। अभी सबसे पहले एक बार दोबारा लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद आ जाए। टी इक्वल्स टू था के एम एल जी, ये ए पावर, ये बी पावर, ये सी पावर। चलो भाई लिखना शुरू करो। टी का नाम टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की डायमेंशन टी ही होती है। एम का नाम मास, अब बताओ मास की डायमेंशन। हाँ एम ही रहेगी। अब बताओ लेंथ की डायमेंशन एल ही रहेगी। अब बताओ जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद करो क्या डायमेंशन थी? एक्सीलरेशन है ना, तो एल टी माइनस टू। और पावर कितनी है? सी, तो पूरे पे पावर सी। लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ की डायमेंशन लिखती हैं। अब बेटे क्या करेंगे, एम की कुल पावर्स को कलेक्ट करेंगे। एम एक से ज्यादा बार अगर आया है तो सब पावर एक जगह। एल की पावर्स को भी कलेक्ट करेंगे और टी की पावर्स को भी कलेक्ट करेंगे। अब तुम लोग कलेक्ट करो। देखो इधर सिर्फ एम एक ही बार आया है, तो एम की पावर कितनी मानोगे? ए। अब एल देखो, एल कितनी बार आया है, गौर से देखो जरा। देखो एल एक बार तो यहां आया है, कितनी पावर है? बी। और एक बार यहां आया है, कितनी पावर है? सी। और मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो टोटल पावर हो जाएंगी बी प्लस सी। अब देखो टी कितनी बार आया है? टी आया तो एक ही बार है, लेकिन यहां पावर के ऊपर पावर है। याद आ रहा है? पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो टी की पावर हो जाएगी -2c। कितनी हो जाएगी? -2c। नाउ कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एम एल एंड टी ऑन बोथ साइड्स। अब एम एल और टी की पावर्स को क्या करो? कंपेयर करो। इधर m की पावर कितनी है LHS में बताओ? LHS में तो m है ही नहीं, तो m की पावर 0। और इधर m की पावर कितनी है? a। तो हम कर रहे हैं कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m l एंड t ऑन बोथ साइड्स। सारे बच्चे करो, बड़ा आसान है, अब कोई मुश्किल नहीं है। तो देखो m की पावर LHS में 0 है, RHS में a है, तो क्या लिखोगे? a इक्वल टू 0। इसी तरह से l की पावर देखो, LHS में l नहीं है यानी 0, और RHS में ये पावर है b प्लस सी। अब बताओ क्या लिखोगे? सही कह रहे हो, b प्लस सी बराबर भी 0। अब देखो जरा टी के मामले में, टी ये एलएचएस में प्रेजेंट है। देखो अंगूठा लगा रहा हूं मैं, दिख रहा है? ये प्रेजेंट है, दिख रही है? तो पावर कितनी है टी की? 1। और यहां पावर कितनी है? -2c। तो क्या लिखोगे?
2c इक्वल्स टू 1। ये तीन इक्वेशन से ए, बी और सी निकालना है। बड़ी आसानी से निकल आएगा। देखो ए तो निकल ही आया यार, कुछ करना ही नहीं है, 0। ए निकल आया। यहां से देखो सी निकल आएगा, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो सी निकल आएगा -1/2। पता ही है मल्टीप्लाई वाला अपॉन में जाता है, तो सी आ जाएगा -1/2। सी की वैल्यू यहां रख दो तो देखो बी निकल आएगा। देखो जरा कैसे, बी सी की वैल्यू रख दो -1/2 बराबर 0, तो बी की वैल्यू निकल आएगी 1/2। जैसे ही ए, बी और सी निकल आए, सोच लो सवाल सॉल्व हो गया है। तो अब क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1। कहां रखोगे, इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा बताओ जरा। इक्वेशन 1 दिख रही है, रखो। तो t इक्वल्स टू के, आगे बताओ, m की पावर a है तो मैं m लिख दे रहा हूं, l और g। अब पावर तुम लोग बताओ। a की वैल्यू कितनी है, 0, तो m की पावर 0 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो l की पावर हाफ, और ये वैल्यू है c की -हाफ। अब तुम लोग को पता है एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई, 1। 1 का मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो कोई अंतर नहीं। एक और बात समझो, हाफ पावर का मतलब समझते हो, हाफ पावर माने अंडर रूट। हाफ पावर माने अंडर रूट, यानी एल पर भी हाफ पावर है तो ये भी अंडर रूट में है, जी पर भी हाफ पावर है, ये भी अंडर रूट में है। अब आप कहोगे ये प्लस की पावर है या माइनस, माइनस माने ये अपॉन में है, ये ऊपर है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में। तो टी का फॉर्मूला बन जाएगा के, एम लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 हो चुका है। अंडर रूट दोनों पर ही आएगा, दोनों की पावर हाफ है। एल ऊपर आएगा और जी नीचे आएगा। बताओ जी नीचे क्यों आया है, क्योंकि जी की पावर माइनस है। अब देखो प्यारे बच्चों, रियल फॉर्मूला इसका जो होता है वो होता है, ये मैं वैसे बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए, वैसे तुम्हें तो यहीं तक करना है। तो रियल फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 अंडर रूट l/g। तो देखो कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, अगर यहाँ 2 k की वैल्यू रख दी जाए तो यही फॉर्मूला पूरा का पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला बन जाता है। तो ये बड़ा ही पावरफुल मेथड है, किसी भी चीज का फॉर्मूला खुद से आप डेराइव कर सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट पता नहीं चलेगा, अदरवाइज यू आर अ जीनियस साइंटिस्ट यहाँ बन गया। अब आप कोई भी फॉर्मूला डेराइव किया जा सकता है। तो ये बड़ा पावरफुल मेथड है, इसको ध्यान से 2 बार इस वीडियो को देखो, इसीलिए वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, 2 बार देखो, फिर मैं 1-2 सवाल और ऐसे ही बताता हूँ ताकि तुम्हारा ये मेथड एकदम बहुत पक्का हो जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।